नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी सच्चाई को झूठा साबित करने की सरकार की कोशिश की, किसानों की कर्ज माफी पर सरकार के ऐलान की, बताएंगे कि कृषि कानून पर किसानों की क्या है रणनीति, जानेंगे G23 को लेकर हुए सवाल पर क्या बोले राहुल गांधी, केरल में बीजेपी क्यों पड़ती जा रही है कमजोर, और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के निजीकरण के प्लान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र। हर घर राशन पहुंचाने का वादा, हर वर्ग को भत्ता और रोजगार उपलब्ध कराने पर भी टीएमसी का फोकस। दिल्ली के एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने वाले बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता का इस्तीफा मंजूर। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तारकेश्वर सीट से बनाया है उम्मीदवार। टीएमसी ने स्वपन दास गुप्ता की उम्मीदवारी पर उठाए थे सवाल। राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे स्वपन दास गुप्ता। केरल विधानसभा चुनावों के परिणाम आने से पहले आएंगे राज्यसभा सीटों के परिणाम। केरल की 3 राज्यसभा सीटों पर 12 अप्रैल को वोटिंग। इसी दिन सामने आ जाएंगे चुनाव परिणाम। और शेयर बाजार में आज भी रही गिरावट। बीएसई का सेंसेक्स 562 अंकों की गिरावट के साथ 49,802 पर हुआ बंद। निफ्टी 189 अंकों की कमजोरी के साथ 14,721 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में इस सच्चाई से हर कोई वाकिफ है कि मोदी सरकार अक्सर हकीकत पर झूठ का पर्दा डालने की कोशिश करती है। जब भी उसकी असलियत सामने आती है तो वो किसी न किसी तरह से उसे ढक देती है। अब ऐसा ही कुछ विदेशी संस्थानों की उन रिपोर्ट को लेकर हो रहा है जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार आने के बाद भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है। इस खबर पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों का शोर चल रहा है। टीएमसी में ममता बनर्जी हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी की ओर से प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम नेता बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोपों का दौर भी चल रहा है। इस बीच टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। झारग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल को वैक्सीन नहीं दे रही है, जिस कारण से बंगाल को स्वास्थ्य मुसीबत का सामना करने में मुश्किल आ रही है। ममता ने कहा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने के बाद बिहार वासियों से मुफ्त टीकाकरण का वादा किया था, लेकिन क्या उन्होंने टीके उपलब्ध कराए हैं? नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला। भाजपा सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है जो देश को बर्बाद कर रही है। मैंने केंद्र से वैक्सीन भेजने को कहा, लेकिन बंगाल को नहीं मिली। संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र हमें मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे रही है। तो अब देखना होगा कि ममता के इस वार पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। राजीव जी, ये खबर चौंकाने वाली है कि मोदी सरकार बताएगी कि देश का लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है, जबकि हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है या उसका कुछ और मकसद भी है? देखिए दामिनी, सरकार का मकसद साफ है कि वो सच्चाई छिपाना चाहती है। जिस तरह से लोकतंत्र को मापने की बात सामने आई है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो कोई छात्र अपने लिए प्रश्न पत्र तैयार करे, उसके जवाब भी वही दे और जांचने का काम भी खुद ही करे। इस तरह 100 में से 100 अंक ला करके खुद को अव्वल वो घोषित कर दे। इसके बाद उस छात्र की या ऐसी परीक्षा की विश्वसनीयता कितनी रह जाएगी, ये यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार अब तक तो विदेशों से मिल रही वाहवाही को अपनी उपलब्धि बताती आई थी। फिर जब उसकी नीतियों के कारण गिरते लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे थे, तो इस आलोचना को स्वीकार करने का साहस सरकार को दिखाना चाहिए और गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन सरकार का रवैया अब भी मनमानी वाला ही दिख रहा है दामिनी। इसी मनमानी के कारण वैश्विक पैमाने पर भारत के लोकतंत्र में कमजोरी देखी गई है और यह नजर आ रहा है कि सरकार बिगड़ी स्थिति को सुधारना नहीं चाहती है, बल्कि उस पर लीपापोती करना चाहती है। आप याद कीजिए दामिनी कि किस तरह पिछले साल ट्रंप के भारत आने के पहले गुजरात में झुग्गी झोपड़ियों को छिपाने की कोशिश की गई थी। वैसा ही काम सरकार लोकतंत्र के साथ करना चाहती है, लेकिन सरकार को याद रखना चाहिए कि गंदगी छिपाने से मिटती नहीं है, बल्कि उसके और फैलने की आशंका रहती है। अगर सरकार लोकतंत्र में अधिक नंबर हासिल करना चाहती है तो इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करना होगा।
धन्यवाद राजीव जी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। देश में किसानों की हालत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। तमाम सरकारों ने वादे तो किए किसानों की दशा सुधारने के, लेकिन ये वादे हकीकत से दूर ही रहे, जिस कारण किसान कर्जदार हो गया। और इसी कर्जे को लेकर संसद में सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। किसान और सरकार के बीच नए कृषि कानून और एमएसपी को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। किसानों के आंदोलन को 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि कृषि कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसे वापस नहीं लिया जाएगा। एमएसपी पर लिखित आश्वासन तो दिया जा सकता है, लेकिन कानून की गारंटी नहीं दी जा सकती। इस बीच लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सांसद वांगा गीता विश्वनाथ और टीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि कृषि कार्य के लिए किसानों द्वारा लिए गए कर्ज की माफी पर सरकार की क्या योजना है। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान चौंकाने वाला था। कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले 3 साल से सरकार ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर न तो कोई योजना बनाई है और न ही किसी योजना को लागू किया है। सरकार किसानों की कर्ज माफी के पक्ष में भी नहीं है, यानी साफ है कि भविष्य में भी किसानों की कर्ज माफी को लेकर सरकार कोई योजना बनाने नहीं जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में सरकार भी बीजेपी की है और केंद्रीय कृषि मंत्री भी इसी पार्टी से आते हैं। उनके बयान से साफ है कि बीजेपी की राज्य सरकारें भी किसानों की कर्ज माफी को शायद ही तैयार होंगी। किसान कर्ज माफी पर राज्य सरकारों की योजना पर नरेंद्र तोमर का जवाब था कि ये मामला राज्यों का है और राज्य किसानों की कर्ज माफी पर क्या फैसला लेते हैं, इसकी जानकारी केंद्र सरकार नहीं रखती है। राज्यों को यदि किसानों का कर्जा माफ करना है तो वो अपने संसाधनों के अनुसार ये फैसला ले सकते हैं। यानी साफ है कि ना तो केंद्र सरकार किसानों की कर्ज माफी को तैयार है, और यदि राज्य सरकारें किसानों की कर्ज माफी की योजना बनाती हैं तो केंद्र उसमें सहयोग भी देने को तैयार नहीं है। सरकार न तो किसानों के कर्ज माफ करेगी और न ही एमएसपी पर कानून बनाएगी। कृषि कानून पर भी किसानों की नहीं सुनेगी, जो सरकार के मन में होगा वो करेगी, और इसे लेकर किसान भी इस बार अड़ गया है। केंद्र के नए कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी को लेकर किसानों के आंदोलन को 3.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने महापंचायत भी की, तो क्या फैसला हुआ किसानों की महापंचायत में, देखिए ये रिपोर्ट। दिन बीत गए, महीने गुजर गए, सर्दियां चली गईं, गर्मियों ने दस्तक दे दी, लेकिन जो नहीं बदला वो है किसान आंदोलन। पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा समय से अन्नदाता दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं। हजारों की संख्या में किसान अपना परिवार छोड़कर आए हैं और पिछले 3.5 महीने से केवल सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हर किसी की जुबान पर एक ही मांग है कि कानूनों को वापस लो सरकार, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यही वजह है कि किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वो अब पूरी तरह से दिल्ली बॉर्डर पर डटने की तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मकान निर्माण के बाद अब किसान आंदोलन स्थल के पास खड़ी खाली जगह पर खेती भी करेंगे। इन जगहों पर किसान रोजमर्रा की जरूरत वाले पौधे उगाएंगे। किसान नेताओं ने बताया कि खाली पड़ी जगह पर कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे में अब किसान इस जगह को खेती के लिए इस्तेमाल करेंगे। खेती से होने वाली फसल को आंदोलन में इस्तेमाल करने के साथ ही स्थानीय लोगों के काम भी आ सकेगी। आंदोलन के साथ ही किसान जो काम कर सकता है वो यहाँ किए जाएंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार किसानों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 100 दिन से ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में किसानों को खाली बैठने की आदत नहीं है, जिसके चलते आंदोलन स्थल पर ही किसान अपने लिए संसाधन जुटाने लगे हैं। सरकार का भरोसा नहीं है कि वो कब बात करेगी। ऐसे में जब लंबे समय तक बॉर्डर पर बैठना है तो पक्के मकान के बाद अब जरूरत के लिए खेती भी यहीं शुरू कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने पंचायत भी की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम पूरे देश में जाएंगे। किसानों का अगला ठिकाना गुजरात होगा। यहाँ एक तरफ किसान बॉर्डर पर लंबे समय तक डटने की तैयारी में है, देश भर में आंदोलन तेज करने की तैयारी है, तो वहीं मोदी सरकार पर कृषि कानून को लेकर पार्टी के अंदर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी चीन की अकड़ के आगे तो झुक रहे हैं, लेकिन किसानों की मांगों पर नरम नहीं हो रहे। बीजेपी नेताओं के इस बयान से साफ है कि वो भी मोदी सरकार के रुख से खफा हैं। अब देखना होगा कि इस चौतरफा घेराबंदी के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। किसानों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन कितना भी लंबा चले वो पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मांग मनवा के ही मानेंगे। वैसे मांगों को मनवाने का दौर देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी चल रहा है। कांग्रेस में इसके लिए एक समूह बन गया है जिसे G23 भी कहा जा रहा है।
इसे लेकर ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी से सवाल किया गया तो क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जिनके जवाब सरकार की ओर से नहीं दिए जाते। लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस पर ही सवाल उठे हैं और राहुल गांधी ने बेबाकी से उनका जवाब दिया है। कांग्रेस के 23 असंतुष्ट नेताओं ने कुछ समय पहले संगठन के चुनाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर एक चिट्ठी लिखी थी, जिससे हंगामा खड़ा हो गया था। हाल ही में ये नेता कश्मीर में एक मंच पर साथ दिखे, जिससे एक बार फिर कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट होने लगी। G23 के समूह पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पहली बार टिप्पणी की। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और छात्रों के साथ वर्चुअल बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह का समूह कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि उदाहरण के लिए यहाँ पर 20 लोग हैं, 20 लोगों का समूह है जिसका कांग्रेस पर अलग नजरिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा बीजेपी, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस में हो सकता है? उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सम्मिलित स्वभाव पर बात करते हुए कहा कि यही पार्टी बातचीत और समझौतों की अनुमति देती है। गांधी परिवार को क्या नए नेतृत्व को कांग्रेस में आगे नहीं करना चाहिए? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति साल 1989 के बाद से प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नया पार्टी प्रमुख चुनाव के जरिए चुना जाएगा। मुद्दे रखना और उस पर अड़ना, यही कांग्रेस के अंदर का लोकतंत्र है। कांग्रेस के अंदर ही नेताओं को बोलने की आजादी है। यहाँ बात कही भी जाती है और सुनी भी जाती है। लेकिन बीजेपी में क्या होता है, इसे लेकर केरल में पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी थॉमस ने बड़ा खुलासा करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो क्यों पार्टी से थॉमस ने दिया इस्तीफा, देखिए रिपोर्ट। केरल विधानसभा को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है, क्योंकि सूबे की 140 सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले मतदान में अब 20 दिन का भी समय नहीं बचा है। लेकिन जीत की इस कोशिश में बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ने के चक्कर में खुद ही पीछे होती जा रही है, क्योंकि पार्टी में शामिल हुए नेता अब कमल का साथ छोड़ने लगे हैं। इस लिस्ट में अब पीसी थॉमस का नाम भी शामिल हो गया है। केरल कांग्रेस से अलग हुए पीसी थॉमस की अगुवाई वाले गुट ने एनडीए का साथ भी छोड़ दिया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में उनके गुट ने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं थी। इसके बाद थॉमस ने कहा कि उनका गुट केरल कांग्रेस के साथ विलय करेगा और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ का हिस्सा होगा। हालांकि पिछले हफ्ते थॉमस का गुट कांग्रेस से अलग हो गया था और बीजेपी में शामिल हुआ था। लेकिन अब थॉमस का एनडीए से जाना पार्टी के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि पीसी थॉमस अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 से 2004 तक कानून और न्याय के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वो केरल में मुवत्तुपुझा से 1989 से 2009 तक 6 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। थॉमस ने 2004 में एनडीए को केरल में अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज करने में मदद की, लेकिन इसके बाद से वो लगातार दल को बदलते रहे और अब तक उनका दल बदल चल रहा है और वो एक बार फिर कमल का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। पीसी थॉमस का इस्तीफा जिस समय आया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। केरल में बीजेपी पहले से ही मजबूत नहीं है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता के इस्तीफे से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। वैसे मुश्किल में तो बीजेपी के सहयोग से चल रही बिहार की नीतीश सरकार भी दिख रही है। राज्यपाल कोटे के एमएलसी मनोनयन को लेकर एनडीए में ही दरार पड़ गई है, देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए में होने वाली है बड़ी बगावत, नीतीश कुमार की कुर्सी पर आने वाली है बड़ी मुसीबत। और ये सब हो रहा है विधानसभा परिषद में राज्यपाल कोटे की सीटों के मनोनयन को लेकर। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनने वाले 12 नेताओं के नामों को मंजूरी दी है और इसके साथ ही एनडीए में बगावत के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार के करीबी रहे जीतन राम मांझी की पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश सरकार का एक तरफा फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। हम बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं और नीतीश सरकार में भी हम शामिल हैं। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि बिना सहयोगियों से पूछे राज्यपाल कोटे की 12 सीटों पर फैसला लिया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं में इस फैसले से भारी गुस्सा है। हम इस बारे में जल्दी ही फैसला लेंगे। दानिश रिजवान के बयान के बाद अब सभी की नजरें जीतन राम मांझी पर टिकी हैं। मांझी ने अभी तक अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन वो पहले एक सीट को लेकर दावा कर रहे थे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी एक सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ रह जाना पड़ा है। इसे लेकर वीआईपी के अंदर भी बेचैनी दिखाई दे रही है। हम और वीआईपी के सहयोग पर ही बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बहुमत में है। अगर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो नीतीश सरकार मुश्किल में आ सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार के निजीकरण के प्लान की।
सरकार का ध्यान इस समय सब कुछ बेचने पर है। सरकार कई सार्वजनिक निकायों और बैंकों के निजीकरण का रास्ता खोल चुकी है। हाल ही में 8 मंत्रालयों ने अपनी उन संपत्तियों का ब्यौरा रखा है जिन्हें भविष्य में बेचा जा सकेगा। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में संपत्ति के निजीकरण की योजना को खोलकर पेश किया था। अब सरकार इस योजना को अमल में लाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना रही है। इसके लिए 8 मंत्रालयों ने अपनी उन संपत्तियों का ब्यौरा रखा है जिन्हें भविष्य में बेचा जा सकेगा। सूत्रों के मुताबिक कोर सेक्टर की ज्यादातर संपत्तियों के साथ साथ सरकार 150 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों के संचालन का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों को दे सकती है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ ज्वाइंट वेंचर में चलाए जा रहे एयरपोर्ट्स की इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश की भी योजना है। साथ ही दिल्ली में मौजूद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे मैदानों को लीज पर दिए जाने का प्लान भी तैयार किया गया है। हिंदी अखबार जनसत्ता की खबर के मुताबिक नीति आयोग फिलहाल साल 2021 से 24 के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तैयार करने में जुटा है। इसके लिए सचिवों के एक केंद्रीय समूह की बैठक पिछले महीने हुई थी, जिसमें 2021-22 के दौरान निजी हाथों में दिए जाने लायक संपत्तियों की पहचान की गई थी। सूत्रों का कहना है कि रेल मंत्रालय संपत्तियों के निजीकरण के जरिए 2021 से 22 में 90,000 करोड़ रुपए के जुटाने की योजना बना रहा है। इसके लिए रेलवे करीब 150 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी में है। वहीं सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय 7200 किलोमीटर सड़क के निजीकरण की योजना बना रहा है। इसके अलावा सरकार MTNL, BSNL और भारत नेट की संपत्तियों से भी पैसा कमाने की योजना तैयार कर रही है। खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने भी खेल स्टेडियमों के निजीकरण के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पोत परिवहन मंत्रालय ने अब तक 30 ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली है जिनका वो PPP मोड के जरिए निजीकरण करने की योजना बना रहा है। इन 8 मंत्रालयों के अलावा कुछ और मंत्रालय भी आने वाले समय में संपत्तियों के निजीकरण की योजना में शामिल हो सकते हैं। इनमें कोयला मंत्रालय, खदान मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय शामिल हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।